याद करने के लिए भी कंटेंट ज्यादा होता है और सीखने के लिए भी आपको काफी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। सो चलिए देन, एंड प्लीज जब ये चैप्टर चल रहा होगा तो कोई भी अगर चीज समझ ना आए, कोई टर्म हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है जो अगर आपको समझ ना आए, देन प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना कि क्या है क्या नहीं, इफ एट ऑल दैट हैपेंस। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्लाइड्स। हाँ जी, तो क्या आपको यहाँ पे स्लाइड्स दिख रही हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो काफी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, वे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कई सारे, हम हमारे नर्वस सिस्टम को समझेंगे, राइट। विल अंडरस्टैंड द न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे, न्यूरॉन्स क्या होते हैं उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दैट इज समथिंग विल अंडरस्टैंड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन क्या होता है, सो दीज ऑल थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस कंपोनेंट। तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक हम इन चीजों को यहाँ पे हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो जब भी आप लोग बात करते हो, whenever you discuss something like a nervous system, whenever we get a term like a nervous system, आपके दिमाग में आ सकता है सबसे पहले आपका ब्रेन, you'll find the brain will come, right। फिर आपके दिमाग में आ सकता है something like a spinal cord, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हो ना, आपके नर्वस सिस्टम को आप डिवाइड करते हो आपके दो पार्ट्स के अंदर, you divide them into the two parts। एक होता है आपका CNS एंड सेकंड PNS। हाँ जी, CNS स्टैंड करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, और आपका दूसरा यहाँ पे टर्म आपका यहाँ पे आएगा PNS। PNS स्टैंड फॉर योर पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ दैट PNS इज गोइंग टू स्टैंड फॉर पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। And CNS will stand for your central nervous system. Now let's understand one thing। जब आप बात करते हो CNS और PNS की, तो आपने याद रखना कि आपके CNS के अंदर आपका यहाँ पे आएगा दो चीजें। Two things will come to the CNS। One is going to be, एक आपका यहाँ पे होगा ब्रेन और दूसरा आपका यहाँ पे होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो चीजें आपकी बनती है कंपोनेंट ऑफ माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। अब जब हम बात करते हैं PNS की, अब यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब मैं बात करता हूं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम की, तो याद रखना इसमें से कई सारे आपके नर्व्स निकलते हैं। आपके जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसमें से कई सारे आपके नर्व्स निकलते हैं। एक सेकंड, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से कई सारे आपके नर्व्स निकलते हैं। सो ऑल दोज नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो भी आपके नर्व्स होते हैं, सो याद रखना PNS में आपको याद रखना है ऑल द नर्व्स coming out of brain and spinal cord, they are a part of my peripheral nervous system। तो आपका जो ब्रेन होता है उसमें से कई सारे आपके नर्व्स निकल रहे होते हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड में से कई सारे आपके नर्व्स निकल रहे होते हैं। तो ये जो सारे आपके नर्व्स निकल रहे होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से, दे आर अ पार्ट ऑफ माय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इसके अंदर भी आपके दो टाइप्स यहाँ पे आएंगे, उन्हें हम बाद में देखते हैं। पहले आप ये चीज समझो, आज के अभी के टाइम पे मैं अपने फेस को मूव कर पा रहा हूँ, मैं अपने बकल कैविटी को मूव कर पा रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन को मूव कर पा रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ नर्व्स है मेरे जो हाथ पे जा रहे हैं। देयर आर सम नर्व्स व्हिच आर गेटिंग इनटू द नेक, व्हिच आर गेटिंग इनटू माय बकल कैविटी, और वो ब्रेन से कनेक्टेड है, एंड दे आर कनेक्टेड टू माय ब्रेन। और उनके वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, अपने फेस को मैं यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ। उसी तरीके से जब आप अपने लेग को मूव कर पाते हो, तो आप क्यों मूव कर पाते हो? क्योंकि वहां पे कुछ नर्व्स जा रहे हैं। देयर आर सम नर्व्स व्हिच आर गेटिंग इनटू योर लेग, और जब वो लेग के अंदर जा रहे हैं तो वो भी आपके कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से। दे आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो आप अपने लेग्स को आप मूव कर पाते हो। तो याद रखिए, जो भी आप अभी मूवमेंट कर पा रहे हो, ये सब हो रहा है बिकॉज आपके PNS की वजह से। PNS आपका काम करता है CNS के साथ मिलकर। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे आपके नर्व्स आएंगे। याद रखना, ऑल द नर्व्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में से नर्व्स आ रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व आ रहे होते हैं, और ये सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं शोल्डर की बात करूं, फेस की बात करूं, तो यहाँ पे जो मेरे नर्व्स आ रहे होंगे वो मेरे ब्रेन से आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरों के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट माय फीट, अगर बात करूं मेरे यहाँ, अगर मैं बैक के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे जो नर्व्स आ रहे होंगे
वो मेरे स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होंगे, दे आर कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? सो याद रखना, you'll have different kind of nerves which are coming out from the brain and the spinal cord, और ये nerves actually they are collectively they are a part of my peripheral nervous system, और उनके वजह से आप अपना यहाँ पे आप मूवमेंट कर पाते हो, ठीक है? अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर, कि जब भी आप बात करते हो आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसका जनरल काम क्या होता है? इसका जनरल काम यहाँ पे ये होता है कि एनवायरमेंट को सेंस करना, एनवायरमेंट से स्टिमुलस को लेना और फिर रिस्पॉन्ड करना, राइट? सो दैट मीन्स आपके ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का, अगर मैं यहाँ पे आप काम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द रोल ऑफ ए नर्वस सिस्टम, तो अगर हम नर्वस सिस्टम के रोल की अगर बात करें, राइट, एक जनरल टर्म में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसका एक काम यहाँ पे ये भी होता है, एक जरूरी काम इसका यहाँ पे ये होता है कि ये इनपुट्स को लेगा, इट विल टेक द इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग, टेक द इनपुट्स फ्रॉम सराउंडिंग, राइट? अब सराउंडिंग इनपुट्स आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप वो इनपुट ले रहे हो, आपकी आंखें, आपके कान उस चीज को लेके ब्रेन में लेके जा रहे हैं, तो यू आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट? और उसके बाद वो ब्रेन क्या करता है, देन विल गिव द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, राइट? तो सराउंडिंग से इनपुट लेना और फिर उसके बाद टू गिव द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, टू गिव अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो आप अपने सराउंडिंग से चीजों को लेते हो और फिर अपना एक सही तरीके का आप रिस्पॉन्स वहां पे आप देते हो। दैट इज वन थिंग योर नर्वस सिस्टम इज नोन फॉर। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहर से आए, ये बॉडी के अंदर से भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने नोटिस किया होगा, जब आपको भूख लगती है, तो आपके मुंह में सलाइवा आना चालू करता है। जब आपको भूख लगती है तो आपके मुंह के अंदर अपने आप सलाइवा आना चालू करता है। या आप इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो और कहीं दूर पाव भाजी बन रही हो, राइट? तो स्मेल से क्या होगा, आपके मुंह में सलाइवा आना चालू होगा, राइट? तो आपके ब्रेन ने कुछ सेंसेस लिए उसके सराउंडिंग के, राइट? या कई बार अगर वैसे ही पेट खाली हो तो पेट में से आपका एक इंफॉर्मेशन जाता है आपके माउथ के अंदर कि आपको सलाइवा रिलीज करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल जहां पे आपका ब्रेन सेंसेस लेता है, राइट? आपका नर्वस सिस्टम सेंसेस को लेगा एंड देन एक सही रिस्पॉन्स वहां पे वो देगा, एक राइट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आपको वहां पे सामने दिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड नर्वस सिस्टम इज नोन फॉर, राइट? बाहर से भी और इंटरनली भी इट विल टेक द रिस्पॉन्सेस, इट विल टेक द लाइक इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन आपका एक सही मायने में एक सही तरीके से रिस्पॉन्स वहां पे आपका दिया जाता है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर, और इसे हम और डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। सो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट। दो या मोर ऑर्गन आपके जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके फंक्शन को एक दूसरे के साथ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो अभी जब आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आपका आपका जो ईयर है, राइट, आपका ऑडिटरी जो सिस्टम है वो आपका ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। आपका जो ईयर का जो सिस्टम है, आपका ऑडिटरी सिस्टम आपका जो है यहाँ पे आपके ब्रेन के साथ मिलकर काम कर रहा है, तभी आप मुझे सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, राइट? सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गन सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज माय कोऑर्डिनेशन। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम coordinates and integrates all activity of the body so that they function in a synchronized manner। तो ये बात याद रखना। देखो, न्यूरल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हो इसमें आपका आएगा यहाँ पे आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। जब भी आपके सामने एंडोक्राइन सिस्टम टर्म आएगा, तो याद रखना यहाँ पे आप बात करोगे आपके हॉर्मोन्स की, क्या आप में से कोई हैंड रेज करके मुझे 2-3 हार्मोन के नाम बता सकता है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ फ्यू हार्मोन बाय रेजिंग योर हैंड? एनीवन? हैंड रेज करके बाबा, हैंड रेज करके। सौरभ ने हैंड रेज किया फिलहाल। सो सौरभ बताइए 1-2 हार्मोन के नाम। सर, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, AAA। हार्मोन, मुझे ह्यूमन हार्मोन के नाम बताइए। ग्रोथ हार्मोन चलो मैंने मान लिया। देन थायरॉक्सिन, वेरी गुड, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, बहुत बढ़िया, बस काफी हो गए। इंसुलिन। अरे हाँ जी, वेरी गुड।
टेस्टोस्टेरॉन, एंड देन एक और आपने बहुत बढ़िया नाम यहाँ पे बोला, दैट इज गोइंग टू बी योर इंसुलिन। ये सारे बेटा आपके एग्जाम्पल है, दीज आर ऑल गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ योर हॉर्मोन्स। आप जानते हो कि सबका कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन इंसुलिन का काम हम सब लोग जानते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है बताइए मुझे, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? सौरभ के अलावा एनीवन एल्स हु कैन आंसर दिस, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? ओनली सौरभ। चलिए बताइए सौरभ, क्या रोल होता है आपके इंसुलिन का? सर ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रखना। बिल्कुल सही, इंसुलिन का काम आपके यहाँ पे रहेगा ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखना। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हो, जब आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, खाने के तुरंत बाद आपके ब्लड में शुगर लेवल आपका बढ़ने लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका इंसुलिन आएगा, और इंसुलिन क्या करेगा, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। कभी आप नोटिस किया होगा कि जो लोगों को डायबिटीज होता है, वो लोग इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं खाना खाने के पहले, दे टेक दैट, ताकि उनके शुगर का लेवल ब्लड में मेंटेन किया जा सके। तो याद रखना, अभी फिलहाल के लिए याद रखना कि जब भी आप बात करते हो एंडोक्राइन सिस्टम की, whenever you discuss endocrine system, तो हम यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड द हार्मोन्स। बेसिकली पता है होता क्या है, स्टडी ऑफ हार्मोन्स को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, जो शायद आप में से कोई एक करे फ्यूचर में, who knows। so study of your endocrine system is called as my endocrinology। तो इसके अंदर आप सारे हार्मोन्स की आप बात करते हो। सो याद रखना, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम आपका बहुत ही कोऑर्डिनेशन में काम करेगा। इट विल वर्क इन अ वेरी गुड सिंक्रोनाइजेशन, राइट? In our body, neural system and endocrine system jointly coordinate and integrates all activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। ये मैंने आपको यहाँ पे बोला, तो यही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है, so you can see that thing। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, नर्वस सिस्टम में यहाँ पे आपको ब्रेन बना के रखा हुआ है, यू कैन सी योर स्पाइनल कॉर्ड, और देखिए यहाँ पे जितने भी नर्व्स हैं, they are a part of my peripheral nervous system। They are a part of my peripheral nervous system। So the neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination। So आपका quick coordination के लिए आपका point-to-point connection आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Endocrine system provides chemical integration through hormones। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, आपके पास है नर्वस सिस्टम, आपके पास है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से ज्यादा फास्ट काम कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? बताइए सौरभ, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर? नर्वस सिस्टम। ऑलवेज, हमेशा अगर आपसे पूछा है कि आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में से कौन ज्यादा फास्ट काम करेगा, कौन ज्यादा जल्दी काम करेगा, देन आपका आंसर हमेशा यहाँ पे हो सकता है आपके यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा स्लो होता है, मतलब एक हार्मोन रिलीज किया जाएगा, वो हार्मोन जाएगा फिर किसी दूसरे ऑर्गन की तरफ, फिर वो अपना काम करेगा। सो हार्मोन से जो आपका काम चलेगा यहाँ पे, वो आपका स्लो चलता है। सो याद रखना, दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो नर्वस सिस्टम इज मच मोर फास्टर देन द योर एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ी बहुत हम चीजें यहाँ पे समझते हैं। इट कंप्राइज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज न्यूरॉन्स। आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलेंगे देखने के लिए। इनका काम क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। सिग्नल को रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, ये काम होता है मेरे यहाँ पे न्यूरॉन्स का। सो दैट इज द रोल ऑफ अ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स के बारे में आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सी, लेट मी मेक अ न्यूरॉन ओवर हियर। लेट मी मेक अ न्यूरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं न्यूरॉन का। So that is a basic unit of my nervous system, that is your neuron। न्यूरॉन आपका रहेगा यहाँ पे आपका बेसिक यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। इसको पहले हम करेंगे यहाँ पे लेबल। तो न्यूरॉन के ऊपर ये जो आपको ये आपके जो ऐसे सिंग निकले हुए हैं यहाँ पे, these are called as my डेंड्राइट्स। बिल्कुल सही, these are going to be called as my dendrites। ठीक है? देन आपका जो बीच वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, द सेंटर पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय साइटोन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ साइटोन, या आप इसे सेल बॉडी भी आप कह सकते हो। यू कैन आल्सो कॉल हिम एज अ सेल बॉडी। ठीक है, कोई भी आप टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सॉन एंडिंग। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सॉन एंडिंग, राइट? और जो बीच में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज माय एक्सॉन।
ये पूरा जो मेरा यहाँ पे एरिया है, दिस एरिया ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय एक्सॉन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये मैंने यहाँ पे आपको न्यूरॉन बना के दिखाया है, यहाँ पे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है। यहाँ पे याद रखना, सिग्नल अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरॉन सिग्नल कहाँ से लेता है, देन आपका आंसर होगा डेंड्राइट। न्यूरॉन जब कोई सिग्नल ले रहा होगा, हाँ जी, न्यूरॉन जब सिग्नल ले रहा होगा आपका यहाँ पे, द सिग्नल इज बीन टेकन बाय द डेंड्राइट। सो डेंड्राइट के थ्रू आप अपने यहाँ पे सिग्नल लेते हो। सो ऑल द सिग्नल आर बीन टेकन बाय द डेंड्राइट। सो डेंड्राइट के थ्रू आप सिग्नल रिसीव करते हो, यहाँ से याद रखना, यू विल रिसीव द सिग्नल। सो सिग्नल को यहाँ पे आप रिसीव करोगे। ठीक है, अब जब आपने सिग्नल को रिसीव कर लिया तो एक न्यूरॉन से आप दूसरे न्यूरॉन की तरफ आप सिग्नल को ट्रांसफर करोगे, या एक न्यूरॉन से दूसरे मसल की तरफ आप ट्रांसफर करोगे। तो जो भी आपका सिग्नल लिया जाएगा, आपका सिग्नल अब ट्रैवल करेगा वाया योर एक्सॉन। तो अब आपका सिग्नल यहाँ पे आ चुका है और अब ये आपका सिग्नल पूरा ट्रैवल करेगा आपके एक्सॉन के थ्रू। सो वाया एक्सॉन द सिग्नल इज गोइंग टू ट्रैवल और अल्टीमेटली ट्रैवल करते करते हुए आपका एंड तक पहुंचेगा। सो इट विल रीच टू द एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, तो ये आपका एक्सॉन एंड तक यहाँ पे आपका पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन एंडिंग में पहुंचने के बाद आप सिग्नल आगे भेजोगे, राइट। सो नाउ यू व्हाट यू विल डू, यू विल रिले द सिग्नल। आप सिग्नल को आगे रिले करते हो। सो नाउ यू विल रिले द सिग्नल। तो यहां से आप सिग्नल को आगे भेजोगे। तो याद रखना, न्यूरॉन के अंदर सिग्नल को लेके आता है आपका डेंड्राइट और फिर आपके एक्सॉन के थ्रू पास करके उसे एक्सॉन एंडिंग के थ्रू उसको आगे भेजा जाएगा दूसरे न्यूरॉन की तरफ। वहां पे दूसरा न्यूरॉन खड़ा होगा, उसका डेंड्राइट होगा, उसे पकड़ेगा सिग्नल को और वो आगे लेके जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, राइट। अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, अगर इनकी डेथ हो गई तो इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। न्यूरॉन्स वंस दे डाई यू कैन नॉट रिप्लेस देम। तो एक बात आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखिए, न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं करते। सो ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, न्यूरॉन्स डू नॉट रीजनरेट। अब जब मैं कह रहा हूं कि न्यूरॉन्स आपके रीजनरेट नहीं करते, तो पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, अगर उनकी डेथ हो गई, समझो 10 न्यूरॉन उनकी डेथ हो गई, तो उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो गए तो गए। ऐसी चीज आपके स्किन सेल के साथ नहीं होती या कोई दूसरे बॉडी सेल के साथ नहीं होती। जनरली क्या होता है, अगर आपको कोई डैमेज होता है, कोई सेल्स की अगर डेथ हो जाती है, तो उसे कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा, उनको फटाफट रिप्लेस कर दिया जाता है। बट न्यूरॉन्स के साथ ऐसा नहीं होता। न्यूरॉन्स डू नॉट रीजनरेट। तो ये अगर गए तो दे आर गॉन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू कम बैक। ठीक है, तो इसलिए न्यूरॉन्स आर गोइंग टू बी लाइक, इनको बहुत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दैट्स वन थिंग इज श्योर, इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और पता है आपको भी नोटिस करना, आप ये चीज देखो, कभी आप नोटिस करना, आप किसी एथलीट को देखो, आप एथलीट को आप कभी देखो, जब वो, समझो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट आप सब लोग कोई ना कोई तो देखा होगा, कभी ना कभी तो आपने देखा होगा। सो जैसे आपको कोई क्रिकेटर है, तो जब उसकी एज होने लगती है, आप कभी नोटिस करना है क्रिकेटर कितने एज तक खेलता है, मैक्स टू मैक्स कितनी एज तक वो खेलेगा, 40 मैक्स टू मैक्स 40 तक खेलता है वो। ठीक है, राइट। अपना विराट कोहली शायद और 3-4 साल खेल जाए, राइट, अभी 40 में टाइम है उसको। बट जो भी आप क्रिकेटर आप देखोगे, तो एक सर्टेन एज के बाद है ना, उसके रिफ्लेक्सेस वैसे आते ही नहीं है। उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं या उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो उसका होता है, उसका नहीं आ रहा होता। आपको भी नोटिस करना, जब क्रिकेटर आपके लेट 30s में आ जाता है, राइट, 35, 36, 37, 38, तो उसके रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे होते हैं, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं होता जैसे 10 साल पहले था। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप ये बात याद रखिए कि आपके एज के साथ साथ न्यूरॉन्स की होती है डेथ। आपके एज के साथ साथ आपके न्यूरॉन्स की हमेशा आपकी डेथ होती रहेगी। और जब आपके एज के साथ साथ आपकी न्यूरॉन्स की डेथ होती रहती है, तो ये सारी चीजें आपके अफेक्ट करती है। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मिस होगा, आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े से कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग। तो ये बात समझिए। सो योर ब्रेन इज समथिंग जो आपका एक सर्टेन एज के बाद उसके न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू होती है, और वो सब में होती है, ऐसा नहीं कि किसी में ही होती है, सबके अंदर वो होगी। हाँ, बट आप अपना अगर आप हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो आप उस प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हो। यू कैन स्लो डाउन द प्रोसेस बाय टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ, राइट। तो समझो अगर आपके एक हफ्ते में नॉर्मल पर्सन की अगर 2000 न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है, अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो, यू डू द एक्सरसाइज, यू टेक द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, देन शायद उस रेट को आप स्लो कर दो। एक हफ्ते में शायद आपके अंदर सिर्फ 500 या 600 न्यूरॉन्स की डेथ होगी। सो दैट कैन बी डन, बट neurons will die after certain amount of age,
एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट द एजिंग, और इसकी वजह से आपको एजिंग भी होती है. दैट इज ऑल्सो यू विल फाइंड कि सर्टेन एज के बाद थिंग्स बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द थिंग्स विच आर यूजुअली डन वेरी इजीली. जो इजीली कर लेते थे आप, अब आपको करने में तकलीफ होती है. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. और एक न्यूरॉन का एक बेसिक पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया, उसको आप यहाँ पे याद रखना. और याद रखना सिग्नल कहाँ से लिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है, और न्यूरॉन्स कभी भी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते. ये अपने आप को वापस से एक और नया न्यूरॉन आपको बन के आपको नहीं मिलेगा. जितने हैं उतने ही रहेंगे, कम हो सकते हैं लेकिन नए आपके ऐड नहीं होंगे यहाँ पे. अगर ऐड होने लगे तो दैट विल बी अ बिग थिंग, दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड लाइफ साइंस. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, हाइड्रा के अंदर भी आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आपको मिल जाता है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते. यू जस्ट गेट टू सी अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इन द हाइड्रा, राइट. द न्यूरल सिस्टम इन इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू. तो इसमें भी आपको मिलेगा, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता. सबसे डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम आपका हमारे अंदर होता है. हम सब है आपके वर्टिब्रेट्स, हम सब है वर्टिब्रेट्स, एंड दे हैव अ हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. हमारा सबका नर्वस सिस्टम आपका हाईली डेवलप होता है. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. तो चलिए अब ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे समझते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे. ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस. सीएनएस में आप जानते हैं यू विल हैव अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच विल कम. अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको याद रखना. आपका जो ब्रेन होता है उसमें से भी नर्व्स निकल रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकल रहे होते हैं. ठीक है, सो जो मेरे ब्रेन से नर्व निकल रहे होते हैं, लेट मी राइट इट डाउन समवेयर ओवर हियर. जो आपके ब्रेन से जो आपके नर्व्स निकल रहे होते हैं उनके लिए एक नाम होता है. so let's see that. जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकल रहे होंगे उनको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स. सो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं बेटा जो आपके ब्रेन में से इमर्ज आउट हो रहे होते हैं, ये आपके ब्रेन से निकल रहे होते हैं. ओके और आपके बॉडी के अंदर, in your body, in your brain you will have 12 pairs of cranial nerves. You will have 12 pairs of cranial nerves. ठीक है, और उसी तरीके से आपके होते हैं वो नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं. You also have a nerves which are coming out from a spinal cord. You have something like your spinal nerves as well, right? तो उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स. और स्पाइनल नर्व्स जो आपकी बॉडी में होते हैं वो आपके होते हैं 31 पेयर. You have a 31 pairs of spinal nerve, right? So 12 pairs of spinal nerve, 12 pairs of cranial nerves और 31 pair of spinal nerves आपके निकल रहे होते हैं आपके spinal cord में से. तो ये नाम या ये नंबर आप यहाँ पे याद रखना. So these are the number of nerves which are coming out from the brain and the spinal cord. तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना. Then अभी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके पीएनएस को. तो जब मैंने पीएनएस को डिस्कस किया था आपसे, तो मैंने आपको जनरली क्या बोला था, पीएनएस के अंदर क्या आएगा, व्हाट आर द थिंग्स आई विल फाइंड इन द पीएनएस. Hand raise. What is something I'll find in the PNS? बताइए साक्षी, PNS में आपको क्या मिलता है जनरली? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं. हाँ जी, राइट. ऑल द नर्व्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कलेक्टिवली बिकम अ पार्ट ऑफ माय PNS. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, PNS को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है. एक है आपका यहाँ पे ANS. ANS स्टैंड करता है फॉर माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ANS stand for my autonomic nervous system. That is what ANS stand for. और somatic nervous system, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, autonomic and somatic nervous system. तो इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं. Now let's understand this thing in detail. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जनरली जानते हैं कि PNS में क्या आता है, सारे नर्व्स जो होते हैं आपके वो सारे आप कहते हैं PNS के अंदर. लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो लेट्स डू दैट. तो जो मेरा पीएनएस यहाँ पे होगा, तो पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो लेट्स टॉक अबाउट माय एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब जब भी हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, राइट, इसमें आप ये बात याद रखना कि इसके अंदर आपके वो सारे नर्व्स आते हैं जो आपके इनवॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं बॉडी को. मैं आपको इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूं. लेट्स से सी, जब आप खाना खा रहे होते हो, जब आप खाना खा लेते हो, तो आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स आते हैं, राइट. जब आप आपका जो हार्ट होता है,
आपका जो हार्ट होता है वो बीट कर रहा होता है, तो आपको तो उसे बोलना नहीं पड़ता ना कि उसे बीट करना है, वो तो अपने आप ही बीट कर रहा होता है। हर हर मिनट में 72 टाइम्स वो आपका बीट करेगा। उसी तरीके से जब आपको बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन करना होता है, जब आपका लीवर यूरिन फॉर्मेशन करता है, तो आपसे परमिशन तो नहीं लेता, वो खुद से करता है, राइट। तो आप ये बात समझिए, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हार्ट का बीट करना, लीवर का काम करना यूरिन फॉर्मेशन के लिए, या मैं कहूंगा आपके स्टमक के अंदर खाने का आगे मूव करना, स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन के अंदर, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में यहाँ पे नहीं है। तो याद रखिएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, एएनएस के अंदर आपको याद रखना है दैट यहाँ पे आपके वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो आपकी होती है इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। सो एएनएस के अंदर आपकी सारी कौन सी एक्टिविटी आएगी, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। और इनवॉलेंटरी का मतलब पता है क्या होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं, ये आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये वो सारी आपकी एक्टिविटीज है जो से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप नहीं कर सकते ना। आप अपने ब्रेन के, आप अपने हार्ट के फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके किडनी के फंक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो दे आर ऑल माय इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, वो आपकी कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो एएनएस आपका कंट्रोल करेगा हमेशा आपके यहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अरे अगर नहीं आ रहा ना तो बता दो कि नहीं आ रहा। अच्छा अगर लग रहा है ना आपको कि स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्लास की, तो भी आप मुझे बता दो, तो आई विल स्लो माय सेल्फ डाउन। क्या आप चाहते हो मैं स्पीड कंटिन्यू करूं या मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूं थोड़ी क्लास के अंदर? नथिंग। इतना तो बता दो कि स्पीड चलेगी या आपको थोड़ा लाइक चेंज करना है स्पीड के अंदर? सर ठीक है। ठीक है, जबरदस्ती ठीक है मत बोलना, ठीक है। अच्छा सच्ची बताओ ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या एग्जाम्पल और दूं मैं आपको? Yes, sir. देखो देखो मैं आपको इनवॉलेंटरी एक्शन का मतलब, इनवॉलेंटरी एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हार्ट बीट। अब आप सोचो हार्ट बीट अपने आप करता है, इसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं। अज्यूम करो कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मेरा एक वॉलेट है और वॉलेट को फेंक रहा हूँ, राइट। तो क्या ये मैंने खुद से कंट्रोल किया या अपने आप हुआ? सर खुद से। खुद से क्या मैंने, राइट। तो जब आप कोई चीज को खुद से करते हो, खुद को कंट्रोल कर सकते हो। आज के डेट में समझो मैं अपने वेबकैम को ऐसे हिला रहा हूँ पूरा ऐसे, लाइक मैंने यहाँ पे हिला दिया, सो दैट इज समथिंग आई हैव डन बाय माय सेल्फ। मैंने कंट्रोल किया, मेरे हाथ को कंट्रोल किया, मैंने अपने वेबकैम को हिलाया, ब्रेन ने कंट्रोल किया उसे, राइट। तो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वॉलेंटरी एक्टिविटीज। तो उन एक्टिविटीज को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वॉलेंटरी एक्टिविटीज। तो वॉलेंटरी एक्टिविटीज वो होती है बेटा जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप दौड़ना चालू करो तो यू कैन रन, व्हाई? बिकॉज यू कैन कंट्रोल योर लेग्स, यू कैन कंट्रोल योर मसल्स, राइट। तो उसे हम बोलते हैं एज अ वॉलेंटरी एक्टिविटीज। लेकिन इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज वो होती है बेटा जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हार्ट का बीट करना, या मैं लिख सकता हूं वर्किंग ऑफ द किडनी, वर्किंग ऑफ किडनी। आप थोड़ी किडनी को बोलते हो कि चलो बनाना चालू करो, अपना काम करना चालू करो, वो अपने आप से ही करता है। देन एक और एग्जाम्पल में आपके लिख सकता हूं आपके खाने का मूव करना स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर, movement of food, movement of food from intestine, from stomach to intestine। तो ये भी आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है। तो ये सबके अंदर कॉमन क्या है, इन सबको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इन सबको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इन सबको कौन सा पार्ट आपके नर्वस सिस्टम का संभालता है? देन आंसर विल बी माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। आपकी जो भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज होती है उन सबको आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे आपका कंट्रोल करेगा। क्या अब ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? नाउ इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ठीक है, और प्लीज बता दिया करो अगर कोई चीज समझ ना आए तो, राइट। सो दैट्स वन थिंग। अब सेकंड चीज हम यहाँ पे देखते हैं, दैट्स माय एएनएस, राइट। इसको भी हम आगे डिवाइड करेंगे, पहले इसका इतना जनरल मीनिंग आप यहाँ पे समझ लो। देन यू हैव समथिंग लाइक योर एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
सोमैटिक नर्व सिस्टम इसे हम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आई वोंट राइट ओवर हियर, दैट्स व्हाट सोमैटिक नर्व सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जब भी आपके सामने एसएनएस आएगा तो याद रखना ये मेरा कंट्रोल कर सकता है मेरा यहाँ पे वॉलेंटरी एक्टिविटीज। सो ऑल वॉलेंटरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय माय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सारी की सारी वो एक्टिविटी जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं पत्थर फेंक के मार रहा हूं किसी को, राइट, मैं बोल रहा हूं, राइट, आई एम स्लीपिंग, आई एम लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, तो ये सब मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना अपने से। ऑल दोस थिंग्स आई कैन कंट्रोल बाय माई सेल्फ, राइट। आज अगर मैं अपना कप ऐसे उठा के अगर आपको दिखा रहा हूं, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, मेरे ब्रेन ने मेरे मसल्स को सिग्नल भेजा, मेरे ब्रेन ने मेरे मसल्स को सिग्नल भेजा और बोला कि आपको हाथ में कप को लेके उठाना है और आपको बच्चों को दिखाना है, राइट, और उसे फिर वापस आपको वहां पे रख देना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ब्रेन था, मेरे ब्रेन ने कोऑर्डिनेट किया मेरे मसल्स के साथ, राइट, एंड देन मैंने वो मेरी एक्टिविटी वहां पे कर ली। तो ये सब चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो खुद से, ऑल द एक्टिविटी विच यू कैन कंट्रोल बाय योरसेल्फ आर कॉल्ड एज वॉलेंटरी एक्टिविटीज, उनको हम बोलते हैं आप एज अ वॉलेंटरी एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज को आपका कंट्रोल करता है आपका यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये बात याद रखना। यहाँ पे भी आपके एग्जाम्पल में आपको 2-3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक throwing the ball, even as simple as your walking, और रनिंग। आप एक और कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो? Any other example can you give me? Swimming, ठीक है, राइट, यस, स्विमिंग, बिल्कुल। तो ये जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती है जो आप कंट्रोल कर सकते हो खुद से, these are going to be example। इनको कंट्रोल कौन करता है? then the answer is going to be your somatic neural system। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। so somatic neural system and autonomic neural system, it should be very 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 clear to you कि कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज इसके अंदर याद रखनी है कि एएनएस क्या करता है और एसएनएस क्या करता है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों टर्म्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है, क्लियर कट क्लियर है आपको ये टर्म्स? Yes, sir. राइट नाउ, अब इसको फिर हम लोग थोड़ा सा बिल्ड करते हैं। लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस थिंग, ओके, ओवर हियर। सो लेट मी जस्ट ऐड अ स्लाइड, लेट मी बिल्ड द थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने ये दो टर्म्स यहाँ पे देख लिया। अगर आप देखोगे तो इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है, एएनएस को भी यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो एएनएस इटसेल्फ विल हैव टू पार्ट्स ओवर हियर, सो यू विल हैव द टू टर्म्स ओवर हियर। तो इन टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट थिंग। सो एएनएस के अंदर आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो जब हम बात करते हैं हमारे एएनएस की, सो लेट मी इसको यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ। तो उसमें आपको दो टर्म्स मिलते हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक, और एक आपका यहाँ पे होता है पैरासिम्पैथेटिक। सो ये दो टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं और ये टर्म्स को आप काफी इजीली आप समझ जाओगे। यू विल अंडरस्टैंड द टर्म वेरी इजीली ओवर हियर, राइट। सो यार इतना एएनएस के अंदर आपने दो टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, राइट। अब पैरासिम्पैथेटिक टर्म क्या होता है, राइट, या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं? सो यू कैन हैव सिंपैथेटिक नर्व्स एंड यू हैव पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी गिव द एग्जांपल ओवर हियर। अज्यूम करो कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो। आप में से काफी लोग वॉक करके स्कूल जाते हो, है ना। तो जो आप अपने स्कूल से मतलब घर से स्कूल जा रहे हो, ठंडी का मौसम है और आपका रास्ता थोड़ा जंगल से जाता है और आप जा रहे हो और आपके सामने दो भालू आ गए, राइट। अगर आपके सामने दो भालू आते हैं, अब आप मुझे सोच के हैंड रेज करके बताइए आपके बॉडी में क्या क्या चीजें होने लगेंगी। व्हाट आर द थिंग्स यू कैन फाइंड हैपनिंग इनसाइड द बॉडी अगर आपके सामने वहां पे दो बेयर आपके सामने सडनली आ जाते तो ब्लैक कलर के। बताइए चंचल, बताइए क्या होगा?
सर हम उस टाइम कुछ पहले नहीं सोच पाएंगे, पर हम अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे और हम पहले वहां से भाग जाएंगे या कहीं सेफ जगह चल जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, कुछ बता सकते हो बॉडी में क्या होने लगेगा, कुछ चीजें? एनीथिंग? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन व्हाट विल हैपन इन योर हेड? जैसे ही बेर आया तो कुछ तो होना ना बॉडी के अंदर जिससे आप अलर्ट हो रहे हो, व्हाट कैन हैपन? अच्छा चंचल, मुझे ये बताओ, हार्ट बीट इंक्रीज होगी या नहीं होगी? हार्ट बीट, यस सर। हार्ट बीट आपके यहाँ पे इंक्रीज होती है, सो यू विल फाइंड देयर विल बी अ इंक्रीज इन द हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? और कुछ यहाँ पे कोई भूमिका आप बताना चाहेंगे? कुछ क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भूमिका? वापस सर बोलना। एड्रेनालिन हार्मोन जो सिक्रेट होगा। हाँ जी, किसने आंसर दिया? आपका नाम क्या बेटा? सर भूमिका। So भूमिका ने आंसर दिया, यस, यू विल फाइंड देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन आपके बॉडी के अंदर। आपके बॉडी के अंदर देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, ये आपकी बॉडी में रिलीज किया जाएगा। ये बेसिकली आपका जो हार्मोन है ये आपको रेडी करता है फाइट और फ्लाइट के लिए। ये आपका हार्मोन आपका जब रिलीज किया जाता है ये आपको बताता है कि या फिर आपको लड़ना है वहां पे या आपको वहां से भागना है, राइट? सो इट विल बी ब्रिंग इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। अब दो बल हो गए तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग लड़ेंगे तो नहीं, फॉर श्योर भागने का ही प्लान करेंगे या कोई भी भागने का प्लान करेगा। सो यस, दैट विल बी रिलीज इनसाइड द बॉडी। और क्या बॉडी के अंदर हो सकता है? एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी, व्हाट कैन अदर थिंग कैन हैपन इनसाइड द बॉडी? मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, यू विल फाइंड देयर विल बी अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग। आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। एकदम ऐसे रिलैक्स स्टेट में तो आप बैठोगे नहीं वहां पे, सामने बॉल होगा तो। सो देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी, राइट? और इसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल सकती है कि आपकी आंखें जो है ना, प्यूपिल जो आपका होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। योर प्यूपिल, योर आइज के अंदर जो आपकी जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल विल डायलेट, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्यूपिल्स यहाँ पे डायलेक्ट हो रहे तो पता है इसका मतलब क्या होता है? डायलेक्ट बेटा तब होते हैं जब आप ज्यादा देखना चाहते हो या ज्यादा अच्छा विजन आप लेना चाहते हो, तो वो टाइम पे आपके प्यूपिल्स हो जाते हैं डायलेक्ट। तो जब आप अलर्ट कंडीशन में होते हो, जब आप अलर्ट कंडीशन में होते हो तब आपको नींद तो नहीं आएगी 100%। वो टाइम पे ऐसा नहीं लगेगा नहीं मुझे तो नींद आ रही है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। आपके प्यूपिल्स डायलेक्ट हो जाएंगे ताकि आप बेटर विजन ले सको अपने सराउंडिंग का, एंड यू आर इन अलर्ट कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जैसे आपके सामने भालू आया, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हुई, आपका ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हुआ, आपके बॉडी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज किया गया जो आपको रेडी करेगा लड़ने के लिए या भागने के लिए, और आपकी जो प्यूपिल्स होती है वो आपके यहाँ पे डायलेक्ट हो जाएंगी। तो जब आपके ये इवेंट्स आपके हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो याद रखना दीज आर द इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू ब्रिंग यू इन द एक्साइटरी स्टेट। ये सारे इवेंट्स आपको कहाँ पे लेके आ रहे हैं? दे आर ब्रिंग यू इन द एक्साइटरी स्टेट में आपको लेके आ रहे हैं। सो दे आर ब्रिंगिंग यू इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये सारे इवेंट्स आपके कब होते हैं? व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ योर इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और जब आप एक्साइटरी स्टेट में आप होते हो, या फिर आप जब आप एक्साइटरी स्टेट में होते हो, राइट? इवन अगर आप बंजिंग जंपिंग करते हो ना, या अगर आप वो कराते ना हमारे हिमाचल में बीर बिलिंग में, व्हाट डू कॉल इट एज, जो हमारा कराया जाता है बीर बिलिंग के अंदर काफी कॉमनली, यू हैव दिस पैराग्लाइडिंग। इवन व्हेन यू डू दैट तब भी आपकी बॉडी में ये सब चीजें आपकी होंगी, राइट? तब भी आपकी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आपकी होने लगती है। सो व्हाट विल बी हैपनिंग ना, अब आप ये बात ध्यान से समझिए, आपका सिंपैथेटिक नर्व्स आपको इमरजेंसी स्टेट के अंदर लाके रख देता है। सिंपैथेटिक नर्व्स का काम क्या होता है? दे विल ब्रिंग यू इन द एक्साइटरी स्टेट। ये आपको एक्साइटरी स्टेट या आपको इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी में आपको रेडी करके रखते हैं। सो दिस विल ब्रिंग यू इन द एक्साइटरी स्टेट। मैं आप लिख सकता हूं एक्साइटरी स्टेट में अगर आपको कोई लेके आ रहा है, देन दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्व। ये काम होता है आपके सिंपैथेटिक नर्व का। तो आपकी जो हार्ट बीट इंक्रीज हुई ना अपने आप 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड के अंदर, वो इसकी वजह से हुई है। तो ये बात याद रखना, सिंपैथेटिक नर्व्स का काम ही होता है कि आपको ये एक्साइटरी स्टेट में लाके खड़ा कर दें ताकि आप वहां से भाग सको, लड़ सको, जो भी आपको करना हो करो, बट दिस विल ब्रिंग यू इन द एक्साइटरी स्टेट।
क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. दैट इज द रोल ऑफ माय सिंपैथेटिक नर्व. अब उसके बाद आपका यहाँ पे आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व. देन नाउ यू हैव योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व. इसमें चीजें बिल्कुल अलग होती है. सो इट इज गोइंग टू लोअर डाउन द हार्ट बीट. इट कैन लोअर डाउन द हार्ट बीट, राइट. लो डाउन मतलब अगर हाई हो तो कम लेके आगे लो आ जाता है, राइट. ऐसा नहीं कि 72 का 60 कर देगा, ऐसा नहीं होगा, राइट. देन you will have a normal rate of breathing. Parasympathetic nerve is going to keep the normal breathing rate. You will have a normal breathing rate. That's the second thing you can know, right? यहाँ पे आपकी प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होंगी. जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होता है ना, तो आपको रिलैक्स कराता है. ये वाले नर्व्स का काम होता है आपको रिलैक्स स्टेट में रखना. तो आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है, आपका ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रेट पे आपका चलता है. उसके साथ साथ आपकी जो प्यूपिल होंगे, द प्यूपिल यू हैव, आपकी प्यूपिल आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे. कंस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पे हो जाते हैं. कंस्ट्रिक्ट होना मतलब छोटे हो जाना. और ये छोटे तब होते हैं जब आप रिलैक्स हो. अभी देखो आप घर पे हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, लेक्चर खत्म होगा, खाना खा लेंगे, राइट, सो जाएंगे आराम से, रिलैक्स स्टेट में. कोई आपका एक्साइटेड स्टेट में आप हो नहीं यहाँ पे, ठीक है. सो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है ये आपको काम स्टेट में रखता है. दिस नर्व इज नोन टू कीप यू इन द काम स्टेट. ये जो आपकी नर्व्स यहाँ पे होती है, दे आर नोन टू कीप यू इन द काम स्टेट, ठीक है. काम स्टेट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इवन कह सकता हूँ दे आर गोइंग टू कीप यू इन द रिलैक्स स्टेट. मैं आपको इसके अंदर एक और एग्जांपल देता हूं. जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हो ना, तब आपका खाने का डाइजेशन आपका आराम से हो रहा होता है. तो रिलैक्स स्टेट में जब आप हो तो पता है ये सिम्पैथेटिक नर्व्स क्या बोलेगी, ये जाके इंटेस्टाइन बोलेगी चलिए खाना डाइजेस्ट करना चालू करिए, लेक्चर हो चुका है, अभी सोने का टाइम हो गया, लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड ओवर देयर. सो दैट इज व्हाट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज गोइंग टू डू. बट अगर आपके सामने भालू आ गया, अगर आपके सामने भालू आ जाता है, तो वो टाइम पे सिम्पैथेटिक नर्व जाके आपके इंटेस्टाइन को बोलेगी कि जो भी काम कर रहे हो बंद कर दो, खाना डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी वो टाइम नहीं कि हम ये सब करें, अभी टाइम है कि हम अपनी पूरी एनर्जी लगा के यहाँ से भागे. सो अंडरस्टैंड वन थिंग. सो दोनों जो यहाँ पे सिस्टम है, एक सिस्टम आपको काम रख रहा है, रिलैक्स स्टेट में रख रहा है, और एक सिस्टम है जो आपको इमरजेंसी स्टेट में ला रहा है या एक्साइटेड स्टेट में आपको लेके आ रहा है. तो ये आप ये चीज का समझिए. एंड दिस टू थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ माई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो जब भी आपसे कोई बात करे, जब भी आपको कोई बोले कि आपका सिंपैथेटिक नर्व इन्वॉल्व है, तो समझ जाना आपका वहां पे हार्ट बीट बढ़ रहा होगा, आपका ब्रीदिंग वहां पे बढ़ रहा होगा, राइट. एड्रेनलिन हार्मोन आपका वहां पे रिलीज किया जाएगा. सो ऑल दोस इमरजेंसी वाली कंडीशन में आपको लेके आया जाएगा. लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्व अगर आपका वहां पे एक्टिव है, सो दैट मीन्स यू आर इन अ काम स्टेट. आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, जैसे हम सबकी अभी फिलहाल है, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड दे आर गोइंग टू कंट्रोल दैट. तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस इज अ क्लियर कट डिफरेंस विच यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है. तो क्या अब आपको ये दोनों टर्म्स हमेशा क्लियर रहेंगे? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज माय सोमैटिक न्यूरल सिस्टम डज, उसका काम क्या होता है? देन व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर? अभी हमने देखा था ना बेटा यहाँ पे सोमैटिक नर्वस, एसएनएस हमने देखा था ना यहाँ पे. सो व्हाट इज दिस एसएनएस इज नोन फॉर, क्या करता है ये? SNS is known to control your voluntary activities. बेटा आपको कुछ समझ आ रहा है या याद नहीं रह रहा? आपको दिक्कत क्या है? What is happening? आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आपको याद नहीं रह रहा? Alright, let's assume you are understanding this. तब मैं इसे रिपीट कर देता हूँ. SNS जो आपका यहाँ पे होता है बेटा, इसका काम होता है वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करना. सो ये खुद से लाइक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको ये कंट्रोल करता है. थ्रोइंग द बॉल हो गया आपका यहाँ पे, वॉकिंग हो गया आपका यहाँ पे, स्विमिंग हो गया, दिस इज ऑल कंट्रोल बाय माय एसएनएस. एएनएस से रखना, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को आपके यहाँ पे कंट्रोल करेगा. एंड दे बोथ बिकम अ पार्ट ऑफ माय पीएनएस. और पीएनएस के अंदर याद रखना, जब आप एएनएस की बात करो तो आप उसे दो पार्ट में और डिवाइड करते हो. यू डिवाइड देम मोर इनटू टू पार्ट्स,
सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अच्छा ये बात बताइए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा हाई लेवल का जा रहा है? आर यू थिंकिंग लाइक दैट कि थोड़ा सा लाइक हमारा जो हम पढ़ते हैं उसे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है? इज दैट द कंडीशन विद यू राइट नाउ ऑल ऑफ यू? नो सर। ठीक है, जो लेवल है वो ठीक है या इसको थोड़ा हमें कम करना है? बताइए। यस, नो, सर नथिंग? ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। आई जस्ट इज ठीक है फ्रॉम 1%, बाकी लोग आर लाइक ट्रॉमेटाइज्ड राइट नाउ। बाकी लोग, ऑल राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। चलिए एक काम करते हैं, आप मुझे यहाँ पे कुछ चीजों का आंसर बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। मुझे बताइए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन होता है जो आपका ज्यादा स्लो होगा? विच वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी स्लो ओवर देयर? बताइए। साक्षी हैज रेज्ड द हैंड, सौरभ हैज रेज्ड द हैंड। साक्षी बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, राइट। अच्छा मुझे ये बताइए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? तो हम किसकी बात करते हैं जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तब? सर हार्मोन्स। यस, यू विल डिस्कस, यू विल टॉक अबाउट द हार्मोन्स। आप हमेशा वहां पे आप हार्मोन्स की आप वहां पे बात करोगे, ठीक है? ऑलराइट, सो हार्मोन्स आप लोग जानते हो, उनके नाम भी आप यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से जो आपके नर्व्स निकलते हैं वो कितने होते हैं? बताइए आस्था, कितने नर्व्स होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले हैं? 31 पेयर्स। 31 pairs of nerves will come out from the spinal cord, ठीक है? और आपके क्रीनियल नर्व से कितने नर्व्स आपके निकल रहे होते हैं? बता दो सौरभ, आप बता दो। 12 पेयर्स। अच्छा, यस, दिस इज गोइंग टू बी द 12 pairs of nerves, आई विल गेट टू सी। ठीक है, राइट। आप मुझे बताइए, न्यूरॉन्स जो आपके होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर लाइक एक प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन्स की, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी जो हमें हमें समझनी चाहिए और हमें उस बारे में लाइक वी हैव टू टेक केयर ऑफ द न्यूरॉन्स। तो क्या प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन्स की जिससे हम लोग कह रहे हैं कि हमें न्यूरॉन्स का ध्यान रखना चाहिए? बताइए आस्था, क्या होगी वो प्रॉपर्टी? सर न्यूरॉन जो रीजनरेट नहीं करते, वो जो डेथ हो जाते। राइट, तो एक बार उनकी डेथ हो गई देन आप Percentage of एक्सपेक्ट time. नहीं कर सकते हैं कि वो आपस से आपके रीजनरेट करेंगे। सो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द न्यूरॉन्स, राइट? अभी न्यूरॉन्स को हम और बाद में देखेंगे डिटेल में, बट फिलहाल इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? देन दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन ओवर हियर। एंड फिर हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे बेसिक तरीके से यहाँ पे हमने समझा था। एक जनरल टर्म हमने यहाँ पे देखा था कि नर्वस सिस्टम के अंदर यू विल टेक द इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन यू विल गिव द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है? तो ये सब चीजें हमने यहाँ तक अभी देखी है। हमने बस एक बेसिक इंट्रो यहाँ पे चीजों को हमने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, ओके? मैं आपको बस यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। द वन थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर इज कि एक बात याद रखना, आपका जो ब्रेन होता है ना, ये बात भी याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो ब्रेन होता है ये आपके बॉडी की 80% एनर्जी कंज्यूम करेगा। आपका जो ब्रेन होता है यहाँ पे, द ब्रेन इज गोइंग टू कंज्यूम 80% of the total energy of the body. So 80% of energy is consumed by the brain. मतलब जितना भी एनर्जी आप जनरेट करते हो उसमें से 80% आपके यहाँ पे जनरेट करेगा, यूज करेगा आपका ब्रेन, और तभी आपका ब्रेन यहाँ पे फंक्शन कर पाता है, राइट? सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। तो एक ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना, एडिशनल इन्फो, बट आप याद रखना। सो फिलहाल के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बस इतना याद रखें। ये जो हमने जो चार्ट हमने यहाँ पे देखा है, इसको आप ध्यान से याद रख लेना, इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग राइट नाउ। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो नो व्हाट इज योर न्यूरॉन। आपके पास यू विल हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन, राइट? एंड न्यूरॉन्स कैन नॉट रीजनरेट, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, राइट? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप कोशिश करना आंसर देने की। अगर मैं बात करूं मेरे लेट्स से, अगर मैं बात करूं मेरे थाई के बारे में, मेरी जो यहाँ पे थाई होती है, थाई के अंदर आपके हिसाब से कौन से नर्व्स जा रहे होंगे? स्पाइनल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स? व्हिच नर्व्स मस्ट बी गोइंग इन द थाई? सो भूमिका हैज रेज्ड देयर हैंड, राम हैज रेज्ड देयर हैंड। बताइए सौरभ। सर स्पाइनल। यस, स्पाइनल नर्व्स मेरे थाई की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है? मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरे नोज के अंदर कौन से नर्व्स जा रहे होंगे? क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स? So who's going to answer that? नोज के अंदर we'll have to think an answer.
चलिए आई जस्ट पिक अप रैंडमली समवन, लेट्स से साक्षी, आप भी बता दीजिए कौन से नर्व्स होंगे जो मेरे नोज के अंदर जा रहे होंगे। सर क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि आपके जो ब्रेन से जो आपके नर्व्स जा रहे होते हैं, दे आर गोइंग टू बी, दे आर क्लोजर टू द फेस पार्ट, सो दे आर गोइंग टू बी क्रेनियल नर्व्स ओवर देयर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए, डोंट गो बियॉन्ड दैट, राइट। एंड इतना पढ़ के आइएगा और अपने बुक में भी देख लीजिएगा। अगले क्लास हम लोग क्या करेंगे ना, विल क्विकली जंप ऑन द ब्रेन वाला पार्ट, जल्द से जल्द हमारा ब्रेन वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हम पहले ब्रेन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। सो पहले हम ब्रेन को अच्छे से समझ लेंगे एंड देन विल जंप ऑन द रिफ्लेक्स एक्शन, एंड देन फिर बाकी का पार्ट हम उसके अंदर देखेंगे। तो अगले क्लास के अंदर होपफुली हम लोग हमारा ब्रेन कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू रीड, जो भी अब तक हमने किया उसे एक बार पढ़ के आना, और जो बुक में लिखा हुआ है वो भी आप एक बार आप देख के आना, सो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, एक बार फिर just wait a minute, एक बार फिर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा